और हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले, यानी असहयोग आंदोलन का अंत और सविनय अवज्ञा के बीच में बहुत कुछ घटित हो रहा था। न सिर्फ देश में घटित हो रहा था, बल्कि एक घटना तो विदेश की भी थी जिसने भारत को बुरी तरह से प्रभावित किया। ठीक है, तो उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसको नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, बहुत सारे उसके नाम प्रचलित हैं, जो नाम उसके चलते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में जब बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि कारण क्या है। मैंने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कह दिया जाता है और इसी को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और इंग्लिश में आप लोग जानते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट, और इसको हम लोग ब्रीफ में CDM लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि अगर जो सवाल आ रहा है और उसमें नाम बदल के पूछ दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग इसको CDM भी कभी कभी कह दिया करेंगे। अब मूल रूप से हुआ क्या कि ये जो CDM है या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, इसके पहले हम बहुत कुछ जो देश में हो रहा था वो तो देख ही रहे थे। क्या देख रहे थे कि कैसे जो है असहयोग आंदोलन वापस हो गया, असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बन रही है, स्वराज पार्टी के बाद में हमने HRA और HSRA देखा, दोनों की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ा, और उसी के बीच में हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे कांग्रेस को अपना लक्ष्य बदलना पड़ गया। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में, और अब वो क्या हो गया, पूर्ण स्वराज। और हमने ये भी देखा कि लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस को, गांधी जी को अधिकृत कर दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये सब गतिविधियां तो चल ही रही थी। ठीक है, और उसी के साथ साथ साइमन कमीशन को लेकर के गुस्सा लोगों का, फिर लाला लाजपत राय पर जो लाठियां बरसाई गई, ठीक है, फिर असेंबली का बम कांड, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही थी, बारडोली, अभी सब लिखेंगे एक एक करके, बारडोली। तो ये घटनाक्रम बहुत ही ज्यादा उत्तेजित करने वाला घटनाक्रम था कि अब कुछ होना चाहिए भाई, माहौल बन गया है, अब कुछ ना कुछ होना चाहिए था। ठीक है ना, तो यहां पर हमें क्या देखना है कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं, जिसमें कुछ तो मैं वन लाइनर इसलिए लिखवाऊंगा क्योंकि तुमने पहले ही उनके बारे में लिख लिया, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन का विकास, है ना, इसके बारे में तो हम लोगों ने खूब विस्तार से पढ़ा कि क्रांतिकारी आंदोलन का विकास, उसके दो चरण कौन कौन से, HRA और HSRA, दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये क्या हुआ, यानी युवाओं के भीतर गुस्सा है। अगर क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहा है इसका मतलब है कि युवा अब क्रांति की ओर बढ़ना चाहे। ठीक है, तो यहां पर दूसरा एक कारण हम देखते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं, इलाज युवाओं में असंतोष और आक्रोश। इस समय में कौन कौन युवा नेतृत्व उभर रहा है, और ये पार्टी के अंदर यानी कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर दोनों जगह उभर रहा है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि युवा नेतृत्व का उभार। ठीक है, अब ये पॉइंट लिख लो, ये ऐसे पूरा डायग्राम बना लो, इसके बाद इसको लिखते चलेंगे, युवा नेतृत्व का उभार। अब युवा नेतृत्व में तुमको मैं बताऊं कि एक तरफ तो क्रांतिकारी आंदोलन से निकले हुए युवा हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, भाई भगत सिंह, उसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है भगत सिंह, गजब की लोकप्रियता भगत सिंह की, पूरे देश में 23 साल का एक लड़का पकड़ा गया है, हिम्मत के साथ उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी, और गिरफ्तारी देने के बाद पूरा जो भाषण भगत सिंह ने दिए ना, तो लोगों को लगा कि भाई बड़ा जबरदस्त जो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं भगत सिंह वगैरह, बहुत लोकप्रिय हो गए। और कांग्रेस के अंदर दो नेताओं का उभार इस समय बहुत जबरदस्त हो गया, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे उनके दोस्त सुभाष चंद्र बोस। तो ये कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर नया नेतृत्व उभर कर सामने आ रहा है। ठीक है, अब इसी के बीच में बेइज्जती भी हो रही है। बेइज्जती क्या हो रही है, साइमन कमीशन क्यों बेइज्जती कर रहा था, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ ही लिया है कि भाई हमारी संवैधानिक स्थिति पर विचार करने आए हो और एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, तो यहां पर साइमन कमीशन हो गया। ठीक है, साइमन कमीशन हो गया। अब साइमन कमीशन के साथ साथ एक अगली महत्वपूर्ण जो चीज है वो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा। ये पूर्ण स्वराज का नारा आ गया है। ठीक है, और ये पूर्ण स्वराज का नारा बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि पहले कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की मांग करती थी और अब वही कांग्रेस कह रही है पूर्ण स्वराज। हम प्रतीकात्मक रूप से भी रानी को या क्राउन को अपना जो है प्रमुख मानने को तैयार नहीं है, राज्य प्रमुख मानने को तैयार नहीं। तो पूर्ण स्वराज का नारा, सब कुछ रिवाइज होता चला जा रहा है ना, पूरा तकरीबन 8 साल का हिस्ट्री एक एक करके हमारी आंख के सामने से निकल रहा है। ठीक है, अब ये जो पूरी पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि को हम लोग देख रहे हैं कि इस पृष्ठभूमि में लाहौर अधिवेशन में कह दिया गया, इसको भांपते हुए, कि भाई अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जा सकता है। लाहौर अधिवेशन जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, यहां पर क्या कहना है, लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की
संस्तुति कर दी गई भाई ठीक है, अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच जो राष्ट्र के भीतर या देश के भीतर निर्मित हो रही थी, एक अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भूकंप आ गया, ठीक है ना, भूकंप आ गया। और भूकंप किस तरीके से आया? वो भूकंप आया 1928-29 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, ठीक है। तो यहां पर एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति जो थी वो थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। इसको लिखो, फिर इसकी डिटेल पर हम लोग आगे चलते हैं। इसको लिख लो, डायग्राम बना लो, फिर इसकी डिटेल्स पर आगे चलेंगे एक एक करके। सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक चीज ऐसी है जिसने की बहुत बहुत बड़े परिवर्तन पैदा कर दिया। अच्छा, इसके अंदर हाँ एक साइमन कमीशन और फिर इसमें नेहरू रिपोर्ट दोनों लिखना, नेहरू रिपोर्ट लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो अब जरा हेडिंग तो डाली दी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये डायग्राम बना लिया। पहला पॉइंट लिखो, असहयोग आंदोलन के अंत से सविनय अवज्ञा के आरंभ तक भारतीय राजनीति बहुत तेजी से परिवर्तित हुई, बहुत तेजी से परिवर्तित हुई। डैश लगा दो इसके आगे, बड़ा सा हाइफन जैसा, और इंडेंट नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। कैसे परिस्थितियां परिवर्तित हुई, एक एक चीज पूरा कहानी बदल रही है। तो लिखो इसको, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी ने युवाओं में असंतोष भर दिया। कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता उभरे। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने पर गांधी जी की स्पष्ट आलोचना की, ठीक है। अगला पॉइंट इंडेंट में ही, यहां तक कि वरिष्ठ नेताओं में भी आंदोलन की रणनीति को लेकर बहस छिड़ गई। विधानमंडलों के बहिष्कार के मुद्दे पर स्वराज पार्टी का गठन हो गया। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक ठाक। अगला लिखो, 1924 के बाद HRA, ऐसे लिख लो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एब्रिविएशन, HRA का गठन युवाओं में जो आक्रोश है, युवा आक्रोश की सशक्त अभिव्यक्ति, ऐसे वगैरह में ऐसे भारी भरकम शब्द तुम लोगों को डालने पड़ते हैं ना, बड़ा बड़ा बम चलाना पड़ता है कॉपी पर। सशक्त अभिव्यक्ति माना जाता है। HRA और HSRA की गतिविधियों ने भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को तीव्र कर दिया।
सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बमकांड। असेंबली को कभी कभी धारा सभा भी लिखते हैं, तो तुम लोग को धारा सभा तो कभी हमने पढ़ा नहीं, असेंबली, ठीक है। असेंबली या धारा सभा में बमकांड जैसी घटनाओं के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर चले मुकदमे ने क्रांतिकारियों को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। अभी देखो सब एनालिसिस है तुम्हारा कि जो कुछ हो रहा है उससे हम देख रहे हैं 10 साल में कैसे बदल रहा है सब कुछ, 8 साल के अंदर, है ना। क्रांतिकारियों को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया, जनता के बीच उनके त्याग और बलिदान के साथ साथ अब क्रांति का दर्शन भी लोकप्रिय होने लगा। क्रांति का दर्शन भी लोकप्रिय होने लगा। साइमन, अगला पॉइंट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस के भीतर संविधानवादियों को, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस के भीतर संविधानवादियों को बेहद कमजोर कर गई। बेहद कमजोर कर गई। पूर्ण विराम। संवैधानिक सुधार के माध्यम से डोमिनियन स्टेटस, हम लोग जान चुके हैं कि क्या था डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, पिछली क्लास में। डोमिनियन स्टेटस या स्वशासन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय के ना होने से कांग्रेस के अंदर आंदोलन के लिए उत्तेजना बढ़ने लगी। ठीक है, आंदोलन के लिए उत्तेजना बढ़ने लगी। साइमन कमीशन रिपोर्ट के बाद की गतिविधियां भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने की ब्रिटिश रणनीति बन गई। इस पर हम लोग तब बात करेंगे जब पहुंच जाएंगे 1932। तब तुमको साइमन कमीशन से पूरी कहानी समझ में आएगी कि अंग्रेज करना क्या चाह रहे थे, ठीक है ना। ब्रिटिश रणनीति बन गई। अगला पॉइंट लिखो। दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर यह एक राय बन गई कि पूर्ण स्वतंत्रता ही इकलौता विकल्प है। अब नहीं होगा कुछ भी। इन्होंने सत्रों ने हमारी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती बहुत बुरी चीज होती है। हमारे बुजुर्ग पे लाठी चला दिया। लाला लाजपत राय ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए थे, लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तुमने उनके खोपड़ी पे लाठी चला दी, तुम्हारी ऐसी तैसी पटक के मारेंगे, ये वाला एटीट्यूड आ गया। तो मोह भंग हो रहा है, ठीक है ना। वो पुरानी तरीके की राजनीति से साइमन कमीशन के बाद में बहुत मोह भंग होने लग गया है, ठीक। और कैसे डिवीजन या बंटवारे की राजनीति कर रहा है वो अभी समझ में नहीं आएगा। जब हम आएंगे आगे 1932 पहुंचेंगे तब समझ में आएगा, तब साइमन कमीशन से बैकग्राउंड आएगी, ठीक है। अगला लिखो। अगला पॉइंट, लाला लाजपत राय की मृत्यु। कांग्रेस के किसी बड़े नेता की लाठीचार्ज में हुई इकलौती मृत्यु है। इसके अलावा लाठीचार्ज बहुत हुआ, सब पर लाठियां बरसी, गांधी जी को छोड़ दो अगर तो तुम, ठीक है। कभी ना कभी नेहरू पर लाठियां पड़ी, खूब लाठियां पड़ी, सबने लाठियां खाई, लेकिन किसी की मौत हुई क्योंकि सिर पे लाठियां मार दी ना उसने। तो तुम लोग लाठीचार्ज करवाओगे तो लाठीचार्ज का पहला नियम यही है भैया कि कमर के नीचे जो है ना टांगे चीर दो खाली, ऊपर नहीं मारना, ठीक है, सर पे नहीं मारना। इसलिए सर पर जो लाठी है
वो ठीक ठीक तरीके से अगर कहें तो वो लीगल ऑफेंस है, नहीं चला सकते आप सर पर लाठी। ठीक, चलो। इकलौती मृत्यु थी। इससे ब्रिटिश सरकार का दमनकारी स्वरूप और खुलकर सामने आया। मैं देख रहा हूं सबके कमेंट्स, बोल नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे इस बार ना पूरी सफाई चाहिए। ठीक है, एक आधे बच्चों के और कमेंट्स आए थे, अभी किसी का और भी कमेंट आया, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे जानते हो कहां पर काम करना है। बहुत सारे बच्चे काफी डिसिप्लिन हुए हैं क्लास में, लेकिन मैं अगर अभी कमेंट लेने लग जाऊं तो पूरी सफाई नहीं होगी, इसलिए मैं चुप। कभी कभी होता क्या है कि एब्सोल्यूट डिसिप्लिन के लिए थोड़ा सा जो है ये करना पड़ जाता है। जब तक यहाँ पर साइमा सिस्टर से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही हो, और साइमा सिस्टर जब तक जवाब देती रहेंगी तब तक जो है मैं कमेंट्स पे वापस आऊंगा नहीं, कमेंट्स पे नहीं आऊंगा। मैं देखता हूँ अच्छे कमेंट्स हैं, कुछ बच्चे कुछ पूछ रहे होते हैं कि सर कुछ भी पूछना नहीं करूंगा, बहुत उलझ लिया। हमेशा देखो रिश्ता जो है ना दो तरफ से बनता है बच्चे, ठीक है, तुमको टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के बीच में। अब अगर ये गड़बड़ होती रहेंगी तो नहीं आऊंगा, इसलिए मुझे इस बार पूरी सफाई चाहिए, एकदम शांति, एकदम शांति, केवल क्लास पर। फिर कुछ कहो कि सर डाउट है इस पे, सर ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना, कोई कुछ कहेगा कि सर ये सवाल का जवाब दे दीजिए, सब देख लेता हूँ। लेकिन यही तो सजा है ऑनलाइन मीडियम में हमारे पास इकलौता हथियार ये है कि मैं क्लास में आऊंगा, क्लास को पढ़ाऊंगा, फिर चला जाऊँ, नहीं करूंगा बातें। तो तुम मतलब जो है एकदम सन्नाटा, क्योंकि तुमको अभी मुझे ना केवल मॉडर्न नहीं पढ़ाना, मॉडर्न के बाद पोस्ट मॉडर्न पढ़ा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाना है, स्वतंत्रोत्तर भारत, उसके बाद तुम्हारी बैच को मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री अभी पढ़ानी है। तो अभी बड़ी क्लासेस चलनी है तुम्हारे साथ, ऐसे तो नहीं चलेगी। इस बार तो सब सही हो जाएगा जब तभी आऊंगा वापस ट्रैक पर, ठीक है। चलो, तो लिखा तुमने, अच्छा फिर लिखो इसके अतिरिक्त, इसी में लिखना, इसके अतिरिक्त क्रांतिकारी आंदोलन, इसके अतिरिक्त क्रांतिकारी आंदोलन के दमन, क्रांतिकारी आंदोलन के दमन से भी जनता के भीतर गुस्सा चरम पर पहुंच गया था, चरम पर पहुंच गया था। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज देख लो, एक और आएगी जिसको समझाऊंगा तभी आगे बढ़ूंगा, अभी लिखवाने के पहले ही समझाएंगे, है ना। चल लिखो, अभी इसी में लिखो जो लिखवा रहे थे उस पे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं परिस्थितियों में 1928 से 29 के बीच कांग्रेस का पूरा चाल चरित्र बदल गया, कांग्रेस का पूरा चाल चरित्र बदल गया। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन, इसको लिखना इंपॉर्टेंट, 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, अभी केवल नेहरू लिखने का जोखिम यह है कि तुम मोतीलाल नेहरू ना समझ लो, है ना, इसलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने डोमिनियन स्टेटस, जो तुम लोग समझ चुके हो, बार बार नहीं कहूंगा, डोमिनियन स्टेटस की बजाय पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाएगी। यानी हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, ये बनाएगी, ऐसा कहा गया। परंतु कांग्रेस का एक धड़ा इस परिवर्तन का विरोधी था, अंततः यह निर्णय लिया गया, अंत में यह निर्णय लिया गया कि यदि 31 दिसंबर 1929 तक 31 दिसंबर 1929 तक डोमिनियन स्टेटस न मिला तो पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। यह कहा गया कि ठीक है भैया, नेहरू और सुभाष कह रहे हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग करो, कुछ नेता कह रहे हैं कि भैया ये युवा नेता है, इनका खून है गरम, ज्यादा उबाल मार रहा है, ठीक है, ऐसा अभी मत करो,
पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हमको बहुत ताकत जुटानी पड़ेगी, बहुत संघर्ष बलिदान करना पड़ेगा, और शायद अभी जनता उसके लिए तैयार नहीं है या पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है। ये बहस चली तो कॉम्प्रोमाइज कराने कौन बैठता था हमेशा? झगड़ा करने वालों में गांधी जी। तो गांधी जी ने रास्ता निकाल दिया कि अच्छा ऐसा करो, 31 दिसंबर 29 तक अगर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला तो हम पूर्ण स्वराज में चले जाएंगे। ये भी खुश, वो भी खुश, ठीक है ना। तो यहां पर ये कहानी बन गई। अब इसी के बाद लिखो अगला पॉइंट, और इसमें कलकत्ता अधिवेशन को अंडरलाइन कर देना। कलकत्ता अधिवेशन 1928 को अंडरलाइन कर देना, ताकि मैं इस तरीके से इस फॉर्मेट में इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि बच्चे मेरा ध्यान रखो, जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और स्पेशली वो पीवाईक्यू जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से भी, दोनों से बातें सही है, लेकिन मेंस पर ज्यादा फिट बैठती है। जो सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ गया वो सवाल रिपीट नहीं होगा। तो मुझसे ना 1-1 लाख रुपए की शर्त रखो, यूपीएससी उसको रिपीट नहीं करेगी उस फॉर्म में। तो यहां पर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी, तैयार ये रहना है कि सवाल कुछ और बन सकता है। सवाल क्या बन सकता है कि 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा परिस्थितियों के दिन था। अरे इधर भाग रहे उधर भाग रहे, साहब क्या हुआ, कहां से सवाल पूछ लिया? यहीं से सवाल पूछा। तो क्लास में पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको देखना जरूरी है, लेकिन उनको देखना केवल इसलिए जरूरी है कि सवाल कैसे आते हैं, क्योंकि वो आएंगे नहीं। अब वो पिछले वालों से पूछ लिए गए, यूपीएससी नहीं पूछेगी। तो क्या करना है, मैंने क्या टर्म दिया था, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने अभी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल आपसे क्या दिया कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग परिस्थितियों की देन थी या परिस्थितियों का उपज थी, क्या लिखोगे? ये तो लिखोगे सब, ठीक है, यही पूछ रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात आ गई। अब चलो इस पे लिखो, अंडरलाइन कर लिया ना। अब लिखो अगला पॉइंट, लिखो अक्टूबर 1929 में। अब देखो ये मांग आ गई, अब इरविन है वाइसराय, तो इरविन को लगा कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा कांग्रेस, वरना ये कूद ना पड़े। तो इरविन उनको झांसा दे रहा, अंग्रेज झांसा देने में माहिर है, अमेरिका झांसा देने में माहिर। अमेरिका ने हमको इस बार ना झांसे झांसे में फिर से फंसा लिया, बहुत दिन बाद अमेरिका हमको फंसा पाया, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक मतलब सिरफिरा बैठा हुआ है ना, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप जो है ना वो पूरी दुनिया पर अभी इधर की गोटी इधर, इधर की गोटी यहाँ, गोटी यहाँ, ये वो सारी जो है ना शतरंज की अपनी चेस की गोटियां इधर उधर बिछा रहा है। तो उसमें उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहां करें, कैसे करें। तो उसने भारत की बाह पकड़ ली। अब हमको क्या करना चाहिए, हमको बाह पलट के ना धोबी पाट दे देना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल धोबी पाट नहीं चल रहा है, अभी तो खाली बाह उमेठी हुई है, ठीक है। चलो कल तो वो एलन मस्क ने तो कल फिर से बम फोड़ दिया। वहां मस्क, एलन मस्क और ट्रंप की आपसी लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग होती चली जा रही। मैं बार बार कहूंगा तुमको, करंट अफेयर्स की तैयारी यही है, करंट अफेयर्स की तैयारी यही। तुम्हारे इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए सवाल निकलेंगे यहाँ से, तुम्हारे जो है ना डीप स्टेट से रिलेटेड सवाल यहाँ से निकलेंगे, तुम्हारे कॉर्पोरेट और क्रोनी कैपिटलिज्म के सवाल यहाँ से निकल सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहां से निकलेंगी, ठीक है। और ये करना क्या, रट्टा नहीं मारना है, इंटरेस्ट रखना है। अरे क्या चल रहा है, ये ट्रंप और एक उद्योगपति, ठीक है, वहां का एलन मस्क, उसका साला क्या, वो तो चला जाएगा चांद पे रह लेगा, ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा। खैर, तो मैं क्या कह रहा था, ये झांसा देना चाहिए। तो लिखो अक्टूबर 1929 में इरविन ने, इरविन कौन है, वायसराय, तो वायसराय इरविन लिख सकते हो। अगर पता है कि इरविन कौन है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब सम्मान के साथ क्या ही नाम देना है, हम वायसराय और लॉर्ड और सर लगाएं, है ना। इरविन ने कांग्रेस नेताओं को आश्वासन दिया, अभी आते हैं बेटा आशीष, ये आएंगे ही इस पर अभी, ठीक है। इरविन ने कांग्रेस नेताओं को आश्वासन दिया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद, अभी तो साइमन कमीशन क्या आया था, यहां गवाहियां लेने आया था, सबसे बात करने आया था, ठीक है, कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तो इसने सबको बांट दिया आपस में। तो वो जब हम 32 में पहुंचेंगे तब इस पर बात करेंगे। तो यहां गवाहियां, लोगों से बातचीत करना, सभी पक्षों से राय मशविरा करना, और फिर वो रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। तो इरविन ने क्या कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और भारतीय नेताओं को गोल मेज सम्मेलन, बड़ी इंटरेस्टिंग है, गोल मेज सम्मेलन, आयताकार मेज पे सम्मेलन नहीं होगा, गोले मेज पे सम्मेलन होगा। बताएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है राउंड टेबल का, ठीक, जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तब। और भारतीय नेताओं को गोल मेज सम्मेलन में बुलाने की बात कही। अब यहां पर इरविन, ठीक है, और ये जो है अक्टूबर 1929, इसको अंडरलाइन करो और ब्रैकेट में लिख दो, जहां पर ये खत्म हुआ है अभी सेंटेंस, उसके ब्रैकेट में लिखो इरविन की घोषणा, इसको इरविन की घोषणा कहा जाता है, इरविन की घोषणा, ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। इसी में आगे लिखो बिना किसी ठोस समय सीमा, समय सीमा बता दो कि भैया इतना समय है, वो तो बताया नहीं, कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद, अब कब आएगी ये तो अभी नहीं पता, फिर हम गोल मेज सम्मेलनों में आपको बुलाएंगे, कब बुलाएंगे ये भी अभी नहीं पता। तो यानी खाली जिसको तुम लोग ना गोली देने की बात है, ठीक है, खाली ये टाल रहे हैं। तो लिखो लेकिन किसी ठोस समय सीमा के बिना इरविन की यह घोषणाएं बेकार थी, बेकार थी। गांधी जी
पिछले काफी समय से सविनय अवज्ञा या नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ना चाहते थे। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। तो ये समझ में आ गया कि कैसे परिस्थितियों की एक उपज है पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, अब लिखो अगला पॉइंट इसमें। हालांकि इसके पहले 2 नवंबर 1929 को दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कांग्रेस एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्तें घोषित की। ठीक है, शर्तें घोषित की। ब्रैकेट में लिखो दिल्ली घोषणा पत्र, इसका भी कहा जाता है दिल्ली घोषणा पत्र। डैश लगा दो, ब्रैकेट बंद करो, डैश लगा दो। घोषित की, ब्रैकेट बंद करो। उसके बाद ये लिख सकते हो जिनमें प्रमुख थी, ऐसे लिख दो, जिनमें प्रमुख थी, हाइफन, इंडेंट, बुलेट पॉइंट। इंडेंट का मतलब अंदर वाला। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो उसको समझ जाए। ठीक है, इंडेंट, बुलेट पॉइंट। पहला बुलेट पॉइंट, उन्होंने कहा तत्काल डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार करो। इसमें टाल मटोल नहीं होगी। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तब जाएंगे जब आप तत्काल डोमिनियन स्टेटस को अपनाइए। ये कब की बात है? नवंबर की। और दिसंबर में सत्र हुआ, उन्होंने कहा ऐसी तैसी पूर्ण स्वराज। तो ये दोनों घटनाक्रम आपको ध्यान रखने। दूसरी चीज उन्होंने कही कि गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस को बहुमत दिया जाए कि भाई कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए गोलमेज सम्मेलन में आप कांग्रेस को बहुमत दीजिए। अंग्रेज तो ये चाहते नहीं है, अंग्रेज तो चाहते हैं भारतीय समाज को बांट देना। ठीक है, भारतीय समाज को अंदर से तोड़ देना। तो यहां पर कांग्रेस कह रही है कि भैया हमको बहुमत दो वरना नहीं है। तीसरा लिखो सभी राजनीतिक बंदियों को क्षमा देना। ये कांग्रेस का रेजोल्यूशन है, सभी राजनीतिक बंदियों को क्षमा करो। उसमें कौन कौन है? उसमें क्रांतिकारी भी शामिल है। ठीक है, सभी राजनीतिक बंदियों को क्षमा करना। ठीक, इतनी चीज आ गई। अब देखो जरा, आ जाओ इन दो चीजों पर जिसको मैं थोड़ा सा समझाऊं ब्रीफली। इन दोनों को हम ज्यादा विस्तार में पढ़ते हैं कहां? जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में। ठीक है ना। पहली मांग, तत्काल डोमिनियन स्टेटस को तत्काल प्रभाव से लागू करना या स्वीकार करना, यानी अंग्रेज भारत को तुरंत डोमिनियन स्टेटस दे दे। ठीक है प्रदीप, चलो अब क्या हुआ यहां पर? हमारा, मैंने कहा विश्व व्यापी आर्थिक मंदी, और हमने साथ में ये भी कहा कि इसको हम लोग अभी विस्तार से पढ़ने नहीं जा रहे क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा टॉपिक है। तो जब हम लोग वहां पढ़ेंगे तो उसका रिपीटिशन जो है ना हो, इसके लिए केवल इतना समझना है। 28 में शुरू हुई, 29 में चरम पे पहुंच गई। कहीं 28 29 लिखा मिलेगा, कहीं 29 लिखा मिलेगा। मंदी क्या होती है? मंदी होती है कि बाजार जो है वो मंद हो गई। ठीक है, मंद हो गई। बाजार मंद कब होती है? जब होती है उत्पादन की समस्या। ठीक है, अति उत्पादन की समस्या। अति उत्पादन हो गया, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे जब विश्व युद्ध चल रहा था तो हर जगह उद्योगों को खूब बढ़ावा मिल गया, क्योंकि युद्ध में तो बहुत कुछ जो है ना, लोहा उद्योग, भारी जितने भी उद्योग है, इस्पात उद्योग है, हथियार उद्योग है, उसके साथ साथ तमाम उद्योग हैं जिनको बहुत बूम मिलता है, बहुत बढ़ावा मिल जाता है। तो अति उत्पादन होने लग गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बाजार में खपत नहीं। ठीक है, बाजार में खपत नहीं, ये मूल समस्या है। बाजार में जब खपत नहीं है तो मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा। ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म से आप लोगों ने खूब इसको समझा भी होगा। ऐसे समझ लीजिए कि एक मार्केट लगी हुई है, सब्जी मंडी लगी हुई है, सबके सब सब्जी मंडियों से परिचित है। सब्जी मंडी लगी हुई है, सब्जी मंडी में आम का मौसम है, और लखनऊ के पास एक जगह है मलिहाबाद, तो मलिहाबादी दशहरी जो है केवल एक ठेले पे मिल रही है। बाकी जगह कहीं लंगड़ा है, कहीं मालदा है, कहीं सफेदा है, कहीं कस्तूरी है, कहीं पर जो है तोतापरी है, बहुत आम मिल रहे हैं, कहीं देसी है, कहीं टपका है, सब मिल रहा है। लेकिन एक जगह पर वो दशहरी रखा हुआ है मलिहाबादी, इतना इतना बड़ा टाइट आम एकदम रखा, डाल का चोपी छोटी हुई। वापस करो नहीं बच्चे, आयुष वापस तो तब करो जब कभी दिया हो, स्वीकार करो, है ना, कि अभी तक तुमने दिया नहीं है, पहली बार हमको डोमिनियन स्टेटस, तो इसको करेक्ट कर लो। ठीक, तो दशहरी एक ठेले पे मिल रही है। जब ये सुबह दशहरी लाया था ये ठेला वाला, इसको अंदाजा नहीं था कि केवल हमारे ठेले पे बढ़िया वाला आम मिलने वाला है।
तो इसने बेचना शुरू किया 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो। अब इसने देखा कि लोग तो आ रहे हैं इसके ठेले पे, भैया दशहरी कितने को, भीड़ लगी हुई है। इसको समझ में आ गया कि मांग बढ़ गई, मांग जैसी बढ़ी वैसे ही मूल्य बढ़ गया। तुरंत ही 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, 100 रुपया किलो से आगे बढ़ गया 120 रुपया किलो, 120 रुपया किलो। दोपहर आते आते 150 रुपया किलो, 150 रुपया किलो, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि लोग यहां से खरीदेंगे। अमेरिका की यही हालत है। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में बढ़िया बढ़िया बना के हथियार बेच रहा है, पूरी 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 जो है ना, जितने देश युद्ध लड़ रहे हैं सबको बेच रहा है। आज भी सत्रह हथियार बेच रहा है, इसको हथियार बेचने, हथियार बेचने। तो अमेरिका तब भी हथियार बेच रहा था, तब भी बहुत प्रोडक्शन कर रहा था, पूरी दुनिया को बेच रहा था, और यूरोप को कर्जा दे रहा था। क्योंकि यूरोप को कर्जा दोगे, खरीदोगे तो फायदा क्या हुआ, एक तो कर्जे पर ब्याज मिलेगा, और माल तो हमारे खरीदोगे ना, तो पैसा वापस भी आ रहा है हमारे पास। तुमको, तुम्हारे पास सामान खरीदने का पैसा नहीं है, आम खरीदने का पैसा नहीं है, तो आम जो है बेचने वाला परिचित है, तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि चलो तुम्हारे पास पैसा नहीं, 150 रुपया हमसे उधार ले लो। तुमको अच्छा भैया ठीक है 150 रुपया का आम दे दो, आम भी हमारा हमने बेच दिया, और 150 रुपया का कर्जा उसकी खोपड़ी पे चढ़ गया, और 150 रुपये का हम इंटरेस्ट जोड़ के 200 रुपया और कमाएंगे। ये अमेरिका कर रहा है। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यहां से शुरू हो रही। अब ये आम वाला जो 150 रुपया में आम बेच रहा है, गाजर और छड़ी की अवधारणा, बिल्कुल ये आम बेच रहा है। गांधी भगत सिंह पर भी आएंगे, है ना, अभी पहले कराची और सब जगह पहुंचने दो, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आम 150 रुपया में बिक रहा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मार्केट में जो है ना दशहरी आम की खेप आ गई। अब हर ठेले पे लगा हुआ है दशहरी आम बढ़िया वाला, तो हर ठेले पे लगा हुआ है। तो ये 150 रुपये में जो बिक रहा था, ओरिजिनली 100 रुपया में जिसको बिकना था, अब 150 रुपये में बिक रहा है, और तुरंत उसकी कीमत क्या हो गई 100 रुपया, फट से, इतनी लागत। लेकिन चूंकि अब हर ठेले पे बिक रहा है, तो अब नीचे की गिनती शुरू होगी, ठीक है, नीचे की गिनती शुरू, 90 रुपया किलो, 90 रुपया किलो, 90 रुपया किलो, 80 80 80, 70 70 70। तो क्या है, अति उत्पादन। जब माल बाजार में ज्यादा आ जाएगा तो कीमत उसकी घट जाएगी, ठीक है, कीमत उसकी घट जाएगी, और बाजार में खपत है नहीं, तो मुद्रा का कोई मूल्य नहीं, ठीक है, मुद्रा का कोई मूल्य नहीं। अब यहां पर एक चीज हमको समझनी है कि ये पूरा संकट शुरू कहां से हो रहा है, अमेरिका से। अमेरिका ने किया क्या है, अमेरिका ने विश्व युद्ध में हथियार बेचे हैं, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में हथियार बेचे, और यूरोपीय मित्र देशों को ऋण दिया। सारा संकट यहां से आया। जैसे ही अमेरिका ने दोनों काम बंद किए, धम से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई, और जब आर्थिक मंदी आ गई तो क्या हुआ, भयानक गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ठीक है, और साथ ही साथ में उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता वर्ग में गिरावट, उपभोग करने वाले रह ही नहीं गए, और साथ ही साथ में मुद्रा का विकट अवमूल्यन। कैसे हो गया अवमूल्यन, कई देशों में तो यूरोप के क्या हुआ, जैसे जर्मनी, जर्मनी हार गया था, ठीक है, हार गया था। जैसे तिजोरियों में अभी तुम लोग देखते हो ना आजकल, कैश ही कैश भरा है, कैश ही कैश भरा भरा है। जिसकी तिजोरी में कैश वो बहुत अमीर है, लेकिन जिसकी तिजोरी में कैश भरा है वो अपने बच्चों से कहे, ये बेटा आओ जरा तुमको कुछ खिलौने दे रहे हैं, खेलो जाके। बच्चे आए लपक के, तिजोरी से निकाला गड्डियां, कहा जाओ बेटा खेलो। जर्मनी में फोटोज है, जो ताश के महल नहीं बनाए जाते, ऐसे ऐसे ताश इकट्ठा करके, गड्डियों से बच्चे अपनी गुड़िया गुड्डा के लिए महल बना के खेल रहे हैं, क्योंकि इसका कोई करे क्या, कोई कीमत ही नहीं रहेगी मुद्रा की। इतना ज्यादा विकट संकट दुनिया पर है, और ये जो विकट संकट है, ये विकट संकट भारत पर भी। क्यों, क्योंकि हम अब ब्रिटेन के गुलाम हैं, और ब्रिटेन का गुलाम होने के नाते हम क्या है, ठीक है, यहां पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का एक जो है शिकार है, क्योंकि हम ब्रिटेन से जुड़े हैं, ब्रिटेन यूरोप से जुड़ा हुआ है, और हमने क्या कहा, अमेरिका के कर्मों की सजा पूरी दुनिया भुगत रही, तो इसका प्रभाव है। तो ये क्या हुआ, जनता, भारत में जनता के भीतर, ठीक है, भारतीय जनता बेहाल है, ठीक है। तो एक जरा इसी में सब हेडिंग डालो, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, और उसमें पहला डालो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929। इसको यहां लिखना नहीं, और संक्षेप में लिखना है वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम, अभी नहीं, ठीक है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929, डैश लगाओ और लिखो। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की जड़ें अमेरिका के आर्थिक संकट में निहित थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका आर्थिक रूप से एक शब्द होता है, तुम लोग उसको सीख लो, नाभि नाल बद्ध। नाभि नाल बद्ध क्या होता है, मां और बच्चा एक नाभि से निकली हुई नाल से बद्ध होते, ठीक है ना, एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कुदरत का करिश्मा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यार साइंस के पास एक्सप्लेनेशन तो सब है,
लेकिन साइंस तो ये सब नहीं बना सकता, खाली एक्सप्लेनेशन ले लो। तो जैसे भी ये बना है तो ये कोई कमाल चीज। हम सब अपनी माँ की नाभि से निकली हुई एक नाल है, उससे जुड़े हुए, उसी के पेट में है। बाहर जब निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारी भी नाभि से नाल जुड़ी हुई, माँ की भी नाभि से नाल जुड़ी हुई, और डॉक्टर उसको कट कट करेंगे। ठीक है, बस फर्क इतना है कि वो माँ की जो नाभि से नाल है वो अंदर से जुड़ के आती है और हमारी वाली बाहर से वो नाभि जुड़ी हुई है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो ये नाभि नाल बद्ध, यानी एक दूसरे में गुथ गए। ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित हो गए। तो लिखो ना, अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से नाभि नाल बद्ध हो गए। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुई, बुरी तरह प्रभावित हुई, और इसीलिए भारत में भी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, आदि संकट उत्पन्न हो गए, आदि संकट उत्पन्न हो गए। ठीक है, यह हो गया विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जनता में भी गुस्सा है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कमेंट बॉक्स नहीं भी देख रहा हूं, लेकिन ये तो देख रहा हूं कि सेजल का बर्थडे है आज, है ना, उसने लिखा है, तो हम सबको उसे विश कर देना चाहिए। हैप्पी बर्थडे सेजल, और खूब तरक्की करो, खूब पढ़ाई करो और सफल हो जाओ। ठीक है, आईएएस बन जाओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फिर एक बार हम लोग बहुत संक्षेप में ही पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब बात करेंगे विश्व इतिहास की तब इसको हम विस्तार में पढ़ रहे हैं। रूसी क्रांति, रूसी क्रांति। सब जानते हैं कि 1917 में, 1917 में रूस में एक क्रांति हुई। उस क्रांति से एक विचार निकला, और वो विचार क्या था? वो विचार था शोषण मुक्त समाज का निर्माण। बढ़िया है ना सपना, शोषण मुक्त, कोई किसी का शोषण ना करे। तो शोषण करने के दो वर्ग हैं। एक वर्ग है, एक वर्ग होता है शोषण करने का, जो है पूंजीपति। ठीक है, यहां पूंजीवाद का विरोध, ये सब तभी समझ में आएगा, ज्यादा तभी समझ में आएगा जब वर्ल्ड हिस्ट्री में बात कर रहे होंगे खूब सारी। ठीक है, पूंजीवाद का विरोध, इसका मतलब क्या हुआ? पूंजीपति श्रमिक वर्ग का शोषण न करे। ठीक है, तो शोषण का विरोध कर रहे हैं, पूंजीपति श्रमिक वर्ग का शोषण न करे। दूसरा क्या है? भूस्वामी, भूस्वामी यानी जिसका जमीन पर मालिकत्व हो गए, जैसे जमींदार आदि। ठीक है, का विरोध। क्यों? क्योंकि भूस्वामी कृषक वर्ग का शोषण ना कर सके। बात समझ में आ गई? शोषण मुक्त समाज का निर्माण, ये कह रहे हैं हम शोषण मुक्त समाज बनाना चाहते हैं, उसका हम निर्माण करना चाहते हैं। और शोषण मुक्त समाज का मतलब यही है कि पूंजीपति का विरोध करो, श्रमिक वर्ग का शोषण ना करे, भूस्वामी का विरोध करो कि वो कृषक वर्ग का शोषण ना करे। ठीक है, तो ये क्या है? समानतावादी समाज, जहां कोई ऊंच नीच नहीं है, शोषण नहीं है, गैर बराबरी नहीं है। ये एक सपना है। ठीक है ना, और यहीं से समाजवाद, यहीं से एक विचारधारा आती है जो कि समाज को केंद्र में रख रहा है, समाजवाद। अब ये लड़ाई पूंजीवाद और समाजवाद की होगी, इसको हम लोग आगे देखेंगे। एक हेडिंग डाल दो, एक हेडिंग डाल दो, भारत पर समाजवाद का प्रभाव। डैश लगाओ, डैश लगाओ और लिखो 1917 की रूसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति ने युवाओं को अत्यधिक आकर्षित किया, युवाओं को अत्यधिक आकर्षित किया। भारत में समाजवाद का यह प्रभाव भिन्न भिन्न रूपों में सामने आया, भिन्न भिन्न रूपों में सामने आया। अगला पॉइंट लिखो, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस स्वयं को समाजवादी कहते थे। ठीक है, स्वयं को समाजवादी कहते थे, कहने लगे हम समाजवादी हैं, प्रभावित है रूसी क्रांति से, क्योंकि ये लोग देश की जनता के लिए सोच रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हाँ भाई शोषण तो नहीं होना चाहिए, कोई किसी का शोषण ना करे। तो नेहरू और सुभाष, ठीक है,
दोनों नेताओं ने मिलकर भारतीय युवाओं के बीच समाजवाद को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। इसका परिणाम यह था कि कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा मजबूत होने लगी। नेहरू बहुत बड़े नेता बने, सुभाष बहुत बड़े नेता बने, और ये दोनों कह रहे हैं मैं समाजवादी, ठीक है ना, दोनों कह रहे हैं मैं समाजवादी। इसीलिए मैं नहीं आ रहा हूं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहां बहुत तरीके का झगड़ा है, ठीक, और झगड़ा रुकेगा नहीं, जब तक रुकेगा नहीं तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, वार्निंग देता जाऊंगा। तो स्वाधीनता संग्राम के तो इतने बड़े नेता समाजवाद की हो रहा है, तो कांग्रेस के अंदर समाजवाद का धड़ा मजबूत हो रहा है। अगली लाइन लिखो, इससे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में लड़ाकू क्षमता का विकास हुआ। लड़ाकू क्षमता, लड़ लेंगे भैया, अब नहीं मानेंगे। लड़ाकू क्षमता एवं आक्रामकता का विकास हुआ। इसीलिए 1929 में गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। गांधी जी ने क्यों बनवाया? क्योंकि होता क्या था कि कांग्रेस में जो चलन है कि जो प्रांतीय कमेटियां होती थी वो अपनी तरफ से नाम भेज देती थी कि हम इनको चाहते हैं। तो ज्यादातर प्रांतीय कमेटियां जो है ऐसा नाम भेज देती थी कि हम गांधी जी को चाहते हैं। अब गांधी जी 1924 में इकलौती बार अध्यक्ष बने, तो गांधी जी पर ही सब आ जाता था। तो गांधी जी कहते थे चाहे इनको बना, खुद नहीं बनते थे। गांधी जी चाहते तो डिक्टेटर बन जाते, नहीं बने। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवाया। क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे कि भैया ये जो नए लड़के हैं ना, ये लड़ाकू क्षमता लाएंगे, ये लाठी खाने जाएंगे, ये जुलूस निकालेंगे, इनकी दौड़ भाग करने की क्षमता है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां अध्यक्ष बनवाया। और 1928 में नेहरू और सुभाष 1928 में नेहरू और सुभाष जो नहीं लिख रहे हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। मुझे लगता है कि एकदम क्योंकि इसमें बेटा 2 4 10 50 बच्चे नहीं है, बहुत बच्चे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जितने लोग यहां पर कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, किसी का बर्थडे है, अच्छा ओकेजन होता है, एक क्लास है, क्लास के अंदर अगर विश हो जाता है कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अब उस पर इतनी चर्चा न चले कि मैं कुछ लिखवा रहा हूं, बोल रहा हूं, और 5-10 बच्चे हैं जो कि इस पर कमेंट कर रहे हैं, तो मैं तो करूंगा ही नहीं। मैंने कह दिया कि मुझे अब ज्यादा चिंता उनकी है जो चुपचाप है, और उनकी संख्या तकरीबन 99% है, तो मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति, ठीक है। चलो, इसीलिए 1928 में नेहरू सुभाष द्वारा उठाई गई पूर्ण स्वराज की मांग को ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग को 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब ये क्या है? कांग्रेस के अंदर समाजवाद है ना, और उसके 2 बड़े नेता। अगला पॉइंट लिखो, भारत में रूसी क्रांति और समाजवाद क्रांतिकारियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुआ। कि जो लिख रहे हो साहब मेंस के लिए ना एकदम बेहद जरूरी है समझना, मुख्य परीक्षा में नहीं अटकना है तुम्हें, ठीक है। स्लाइड शो देख के बच्चे कभी सोचते तैयारी हो गई, नहीं होती बच्चे। इसीलिए कभी जब फैक्ट्स पर आता हूं तो पीपीटी दिखाता हूं, वरना तुमको लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हारा मेंस क्लियर हो। मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा ना जब मेरे स्टूडेंट्स आए कहें सर मैंने तो मेंस का पेपर भी फाड़ दिया, ठीक है। चलो देखो, क्रांतिकारी आंदोलन में रूसी क्रांति और समाजवाद का प्रभाव क्रांतिकारी आंदोलन पर भी गहराई से पड़ा, या जो भी लिख लिया हो इस सेंटेंस को पूरा करो, पर गहराई से पड़ा। HRA के नाम में सोशलिस्ट या समाजवाद जोड़ना इसका प्रमाण है। एक नया शब्द ही जोड़ दिया, समाजवाद, इसका प्रमाण है। भगत सिंह क्रांतिकारी
क्रांतिकारी आंदोलन को व्यक्तिगत हिंसा से अलग हटाकर वैज्ञानिक समाजवादी क्रांति अभी बताता हूं उसका अंतर। वैज्ञानिक समाजवादी क्रांति का सपना देखते थे। उन्होंने रूसी क्रांति से जुड़े साहित्य का गहराई से अध्ययन किया था। पूर्ण विराम। इसको समझ लो फिर आगे बढ़े। व्यक्तिगत हिंसा क्या थी? व्यक्तिगत हिंसा हम लोगों ने बात की जैसे 1897, 1902, 1904, 1906 ये सब जो घटनाएं हो रही थी वो क्या हो रही थी कि एक दो दोस्त बैठे, दो भाई बैठे और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को मारेंगे। ये व्यक्तिगत हिंसा की व्यक्ति के तौर पर हमने ये माना कि हम हिंसा करके अंग्रेजों को डरवा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एचआरए बना। एचआरए में हमने क्या देखा कि लक्ष्य आ गया, क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तर्ज पर भारत में संघ का निर्माण करना। लक्ष्य तो आ गया ना, विचार तो आ गया। अब उसके बाद जब भगत सिंह वगैरह आते हैं तो एचएसआरए आ गया। लक्ष्य क्या बन गया? क्रांति। ठीक है, क्रांति। और भगत सिंह उसके सबसे बड़े प्रतीक है। मतलब मुझे कोई कहे ना, पूछे अगर व्यक्तिगत रूप से कि आपको पूरी इस मॉडर्न इंडिया में खासतौर पर आजादी की जो लड़ाई है 1857 के बाद किन किन लोगों से सबसे ज्यादा प्रेम है, मतलब सम्मान है, जिनके बारे में प्रेम इसलिए कहता हूं कि मैं खुद को ये मानता हूं कि यार ये लोग ना होते तो हम लोग कहां होते। उन्होंने भगत सिंह देखना, भगत सिंह। और मुझे ना कभी कभी लगता है कि भगत सिंह अगर मेरे सामने आके बैठे तो मैं बराबरी में तो बैठने की मेरी औकात नहीं है। मैं जमीन में बैठ भी नहीं पाऊंगा, मैं कहूंगा मैं लेटा हूं महाराज, क्योंकि मेरी बैठने की भी हिम्मत है। 23 साल की उम्र, इतना अध्ययन, बाप रे बाप। लिखो आगे। तो उन्होंने क्या किया? व्यक्तिगत हिंसा से निकालना है और वैज्ञानिक समाजवादी क्रांति की ओर ले जाना। ठीक है, और लिखो इसको नीचे, इसी में लिखो कि भगत सिंह ने क्रांतिकारी समाजवाद की रूपरेखा क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा नामक पुस्तिका में किया है। उनकी क्रांति की अवधारणा रूसी क्रांति से प्रेरित परंतु उससे भिन्न थी। उससे अलग है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही मॉडल बनाएंगे, नहीं, उससे भिन्न थी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि देश के भीतर परिस्थितियां हैं और देश के बाहर की कुछ परिस्थितियां हैं जिन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है अब भाई आंदोलन में जाना पड़ेगा। और जब आंदोलन में जाना पड़ेगा तो क्या हो रहा है यहां पर? आंदोलन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आंदोलन जब शुरू हो जाएगा तो वहां पर आ जाएंगे कुछ तथ्य जो मैं चाहूंगा कि सीधे तौर पर आपको लिखे हुए मिल जाएं। आप इनको लिख लीजिए क्योंकि समझ तो हमने लिया। अब पहले स्लाइड को एक बार मेरे साथ पढ़ लो, फिर तुमको लिखने का टाइम दे दूंगा। हमने पढ़ लिया ना कि 1929 की लाहौर कांग्रेस में गांधी जी को कहा गया कि भाई आप अब अधिकृत है, आप जब चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दें। याद तुमको रखना पड़ेगा, क्यों? पूरा कैनवास दिखा दिया। चौरी चौरा असहयोग आंदोलन, अगर चौरी चौरा नहीं होता तो गांधी जी तभी सविनय अवज्ञा छेड़ देते 1922 में। तब से गांधी जी इंतजार कर रहे हैं, 8 साल से गांधी जी इंतजार कर रहे हैं कि वो अब मौका कब आएगा, और वो मौका आ गया। गांधी जी का तरीका है, गांधी जी ना माहौल बनाते हैं। गांधी जी ने इरविन को कहा कि भैया 11 सूत्री मांग पत्र है, और मांगे ऐसी जो तुम मान पाओगे नहीं, हमको मिलेगा। बहाना कि हमने कुछ मांगा था, तुमने दिया नहीं, तुम्हारी ऐसी तैसी। होता था ना। 2 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के लोग होते हैं। पहला, ए पापा क्या चॉकलेट दिलवा दो, ठीक है ना, पापा चॉकलेट दिलवा दी। फिर कहेंगे पापा थोड़ा सा यार पापा उस वाली शॉप पे एरोप्लेन है, पापा वो दिलवा दो, एरोप्लेन ले लिया। पापा साइकिल दिलवा दो, पापा आजकल वो बैटरी वाली जो कार आती है वो दिलवा दो। धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने में क्या होता है कि पापा भी सोच रहे हैं यार किसी दिन चॉकलेट मांग रहा है, किसी दिन एरोप्लेन मांग रहा है, किसी दिन साइकिल मांग रहा है, किसी दिन धीरे धीरे मांग रहा है, देते जाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि पापा तुम जो है ना हमको बिल्कुल बढ़िया वाली हार्ले डेविडसन की बाइक दिलवा दो, ठीक है, मोटरसाइकिल दिलवा दो। अब तुमने अगर मांगी होती कि एक्टिवा दिलवा दो या 1 लाख 1.5 लाख की कोई गाड़ी दिलवा दो, 1 लाख की ज्यादा है यार, लेकिन मान लो 1.5-2 लाख रुपए की रॉयल एनफील्ड बुलेट आती तब भी पापा सोच ले। तुमने मांगा क्या? हार्ले डेविडसन दिलवा दो। शुरू हो रही 19 लाख रुपए से, तो पापा दिलवाएंगे नहीं, ये गारंटी है। और पापा दिलवाएंगे नहीं तो हम कहेंगे पापा तुमने मेरे लिए क्या किया। ठीक, तो गांधी जी आंदोलन करने के पहले पुट इन द डोर थियरी, हाँ, तो गांधी जी आंदोलन के पहले आंदोलन का बहाना तैयार करते हैं। बहाना क्या है कि हमको ऐसा नहीं करेंगे अचानक से, हमने तुमसे 11 चीजें मांगी, तुमने दी नहीं। अब 11 चीजें क्या मांगी, उनमें से तुमको जो है उन्होंने समय दे दिया। अब भैया
जनवरी 1930 तक, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ गए, बोले अच्छा 11 मार्च तक, ठीक है। बातचीत हुई, नहीं अगर आपने दिया तो 11 मार्च तक इंतजार कर लेंगे, और अगर आपने नहीं दिया उसके बाद फिर हम सिविल अवज्ञा या नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। प्रमुख मांगे क्या है? मांगे देख लो इस बार, समझू ना किसी को कि क्या मांगे गांधी जी कर रहे हैं, और ऐसी मांगे कर रहे हैं जो बिल्कुल अंग्रेजों के कलेजे पे जाके लग रही है। आगे जब हम लोग पार्टीशन तक आएंगे तब तुमको बताएंगे कि ये स्टर्लिंग और स्टर्लिंग बैलेंस क्या है, ठीक है। गांधी जी रुपए और स्टर्लिंग, ये ब्रिटिश मुद्रा का विनिमय होता है, तभी समझेंगे, ज्यादा इसमें नहीं उलझो, क्योंकि स्टर्लिंग बैलेंस एक मुद्दा था। रुपए और स्टर्लिंग का विनिमय अनुपात घटा दो, 1 शिलिंग 4 पेंस किया जाए, टेक्निकल सी चीज है, तभी समझेंगे, ठीक है। अगर अंग्रेज ऐसा करेंगे तो अंग्रेजों का भारत से होने वाला लाभ जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, और भारत से वसूला जाने वाला बहुत घट जाएगा, और भारत से वसूला जाने वाला जो ऋण का ब्याज है वो भी बहुत घट जाएगा। इसलिए अंग्रेज इसको मानेंगे नहीं, और गांधी जी वही डिमांड रखेंगे जो अंग्रेज मानेंगे नहीं। कृषि कर 50% तक घटा दिया जाए, जितना कृषि कर अभी ले रहे हो किसानों से, उसका आधे की कटौती करो और विधानमंडल के नियंत्रण में लाया जाए। यानी कि जो विधानमंडल तुमने बनाए, स्वराज पार्टी कहां जा रही थी? विधानमंडलों में ना, तो अपने लोग वहां पहुंच गए। अपने लोग जब पहुंच गए हैं तो ये कौन तय करेगा कि कृषि पर कितना टैक्स है? ये ब्रिटेन नहीं तय करेगा, ये विधानमंडल तय करेगा। विधानमंडल में अब हम पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, विधानमंडल में हम पहुंच रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? नमक पर एकाधिकार समाप्त किया जाए, नमक पर एकाधिकार, और यही तो है मुद्दा। गांधी जी बाकी सब तो ठीक चल रहा, अभी देखना तुम, नमक पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए और नमक कर को पूरी तरह से हटा दिया जाए। यानी गांधी जी का निशाना क्या है? सॉल्ट टैक्स, नमक कर। सेना पर होने वाले खर्चों और उच्च श्रेणी के अधिकारियों के वेतन में कटौती की जाए। बहुत पुरानी डिमांड है, पूरी नहीं होगी। सभी राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त रिहा किया जाए, ठीक है। भगत सिंह जेल में है, राजगुरु जेल में है, सुखदेव जेल में है, बटुकेश्वर दत्त जेल में है, सबको रिहा किया जाए। आपराधिक जांच विभाग सीआईडी में सुधार किया जाए, यानी जो जासूसी करते घूमते हो मतलब अंग्रेज करें क्या? इसमें से कौन सी डिमांड है जो अंग्रेज मान लेंगे? अंग्रेजों की ना नाभि पर गांधी जी अटैक करते। गांधी जी की सबसे गलत बात क्या है कि गांधी जी नाभि पहचान रहे, नाभि पे हमला करते, धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक एक तीर मारते रहते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने ये मांग पत्र रख दिया। आगे बढ़ो, फिर क्या कहा? डाक आरक्षण विधेयक को स्वीकार किया जाए, ठीक है। इसमें क्या था? ये पोस्टल रिजर्वेशन बिल एक तरीके से ये था कि इसके भारतीयकरण की बात थी, क्योंकि चिट्ठियों की भी जासूसियां होती थी। गांधी चिट्ठी लिख रहे, खोला, उनको पढ़ा, उसके बाद में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहां से निकल आए। तो खुफिया विभाग कई बार वहां तक भी घुसता था। भारतीय कपड़ा उद्योग की रक्षा की जाए, कभी ना करेंगे। मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाए, शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए, अंग्रेज नहीं मानेंगे क्योंकि अंग्रेजों को रोज चाहिए टिकाने के लिए, ठीक। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है दरअसल, कि एक्साइज टैक्स, यानी शराब के ऊपर कर की वसूली, शराब के ऊपर कर की वसूली उनके राजस्व का साधन है, ठीक है। तटीय नौ वहन यानी कोस्टल शिपिंग, जो भारत के कोस्टल एरियाज हैं, प्रायद्वीपीय इलाके हैं या समुद्र से सटे हुए इलाके हैं, उसमें जो नौका परिवहन है वो केवल और केवल भारतीयों के लिए हो, मतलब भारतीय उसको करें। हथियार के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर जनसाधारण का नियंत्रण हो। अब देखो, गांधी है अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन 11 सूत्री मांग पत्र दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हथियार रखने की प्रक्रिया होनी चाहिए। गांधी बहुत चालाक है, तुमको भी इसमें समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? इरविन ने इन मांगों को कर दिया अनदेखा। अब देखो, इरविन ने अनदेखा कर दिया, रुको सॉरी, तुम लोगों को लिखना था, चलो पहले इसको लिखो फिर आगे बढ़े। करते बेटा, आज ही बात करता हूं, आज ही बात करता हूं, ठीक है। आज ही फिर से कहता हूं, हो जाएगा तो शेड्यूल भी उसी हिसाब से करवा देंगे, ठीक। पहले इसको लिख लो जल्दी से। लिख डाल। एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा ना, क्लास की टाइमिंग, स्टूडियो की अवेलेबिलिटी, आपका प्लानर है ना, आपके बैच में स्टूडेंट्स के अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनकी टाइमिंग्स अलग हैं, तो जो टीम है वो टाइम काफी जो है ना उसको मुश्किल से इधर उधर करना पड़ता है ना, इसलिए कई बार ऐसा होता है। इसके पहले वाली स्लाइड ये कर लो, पहले इसको कर लो। लिख लो आराम से। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट करें, अब इसको लिख डालो, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक। हो जाए तो बता देना, ये वाली स्लाइड हो जाए तो बता देना। चलो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट स्लाइड।
लिख डालो, फिर आगे बढ़े। चल बढ़िया, हो गया ना। आ जाओ, अब देखो बड़ी मजेदार कहानी तुम देखने वाले हो। जब गांधी जी ने ये कहा कि हम मांग पत्र दे रहे हैं और उसमें हम कह रहे हैं कि भाई नमक कर पूरी तरह खत्म किया जाए। क्यों? नमक क्या है? आज भी तुम लोग क्या कहते हैं? टाटा नमक, देश का नमक, हर जगह देश जुड़ जाता है। एक डायलॉग तुम लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है ना, सुदेश गीतम। ये क्या है बेटा? ये पता नहीं सुदेश गीतम क्या है ना? चलो, हाँ कभी कभी उंगलियां सूझ जाएंगी। आओ, नमक ने क्या कहा? टाटा नमक, देश का नमक। नमक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। नमक क्यों महत्वपूर्ण चीज है? नमक की खासियत जानते क्या है? जिस दिन से पहले मनुष्य ने ये जाना कि समुद्र के तट पर पाया जाने वाला ये जो है पदार्थ, ठीक है, खारा पदार्थ, क्योंकि मनुष्य जो है ना एकदम शुरुआती दिनों में समुद्र तटों के किनारे बहुत रहा। और अभी के तरीके से क्या होता है? ऐसा नहीं होता था कि भैया जो है बढ़िया किचन विचन बना हुआ है। सबसे पहले मछली के कांटे बने, मछलियां पकड़ी, मछली पकड़ी, समुद्र की मछली है, खारे पानी की मछली है, तो उसको पहले जैसे भी खाते रहे हों, लेकिन जब आग वाग का आविष्कार हुआ तो जरूर भून के खाने लगे। जब भून के खाने लग गए तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि समुद्र तट पर जिस जगहों पर थोड़ा सा ज्यादा लवण होगा, जहां पर ज्यादा सॉल्ट जो है कंपोनेंट पानी में होगा, वहां पर उसके कॉन्टेक्ट में मछली आ गई। और जब उसके बाद उसने खाया होगा, उसने कहा टेस्ट तो बड़ा डिफरेंट है, कैसे आ रहा टेस्ट? तो उसको लगा ये नीचे जो सफेद सफेद लग गया था इसी से टेस्ट आ रहा। तो पहला मनुष्य जिसने ये चखा होगा कि भैया खाली मांस खा रहे हो, इससे बढ़िया ये सफेद सफेद चीज जो है ना छुआ के खा लो, उसने ये हल्ला मचा दिया कि स्वाद का नाम नमक है ना। तो पहले मनुष्य से लेकर आज तक नमक के बिना मानव का काम नहीं चल रहा। कितना भी फैशन आया हो कि सर हम चीनी छोड़ रहे हैं, हम नमक छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे क्या आ गया है, अब कह रहे हैं हम केवल चीनी छोड़ रहे हैं। नमक छोड़ना ठीक नहीं, ठीक है, नमक छोड़ना ठीक नहीं। नमक एक ऐसी चीज है जो हर एक घर को चाहिए, हर एक घर के भीतर, हर एक घर के व्यक्ति को चाहिए। बिना नमक मजा नहीं आएगा। और नमक के आगे आ गया मसाला। अब पता चला कि बढ़िया जो है बिरयानी बन रही है, या कुछ पता चला कि पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया बना दी है, ठीक है, चिकन की सब्जी बहुत बढ़िया बना दी है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, रोटी से लिया, अरे यार इसमें तो नमक नहीं है, यार सब बेकार हो गया, जिंदगी उजड़ गई नमक के बिना। तो नमक जो है एक ऐसी चीज है ना जो जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी टेस्ट बड्स में जो मसाले हैं वो अलग अलग पता चलते हैं, लेकिन पूरे टेस्ट को बांधता कौन है? नमक। अगर आप हल्दी डालना भूल जाए सब्जी खा लेंगे, गरम मसाला सब्जी मसाला डालना भूल जाए खा लेंगे, कोई मसाला डालना भूल जाए खा लेंगे अगर नमक है। लेकिन अगर नमक नहीं है तो कोई भी मसाला पड़ा हो वो बेकार हो जाएगा। क्या? नमक जोड़ता है। और इसीलिए कहावतें कैसी बनी कि हुजूर मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं, मैंने आपका नमक खाया। जिसका नमक खा लो उसको धोखा नहीं दे सकता। और उस पर शब्द क्या बन गए? नमक हलाल। मैं हूं नमक हलाल, यानी जो नमक का मान रखे और जो धोखा दे वो नमक हराम। नमक कितनी महत्वपूर्ण चीज है भाई, इतनी महत्वपूर्ण, यानी समाज का सेंटीमेंट समझिए और गांधी की रीडिंग समझिए, ठीक है। तो क्या हुआ? गांधी ने नमक को पकड़ा। गांधी जी बोले, एक वो हमारे यहाँ एक अपने यहाँ जो है एक शेफ है, वो सिख है, और ठीक है ना, सिख है, और अपनी रेसिपी में बाकी मसाले वसाले डालते हैं वो तो अलग होता है, लेकिन जब नमक डालते हैं तो गाना गाते हैं कि नमक शमक डाल देते हैं। तो नमक शमक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अब ये तो हो गई हल्की बात कि आज लिखते लिखते उंगलियां टूट गई, चिटक गई, चिपक गई, ये सब हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा नमक पर तुम आज अपने घर में ज्ञान दो कि नमक कितनी महत्वपूर्ण चीज है, मम्मी आपको पता है, ठीक है। तो नमक पर यह बातचीत होगी। अब आ जाओ मुद्दे पर। नमक की समस्या क्या है? नमक चाहिए सबको, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है, खाएगा ही खाएगा नमक, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी चीज है कि नमक कर जो है देश में सबसे वसूला जा रहा है, सबसे वसूला जा रहा है। अब गांधी जी कह रहे हैं कि एक टैक्स जो सबसे वसूला जा रहा है, तो अगर उस पर बात होगी तो यानी हर घर तक पहुंच जाएंगे। कोई घर ऐसा नहीं होगा देश में, ठीक है, जो ये कहे कि नहीं यार होगा नमक वमक पे आंदोलन। नमक गरीब से गरीब आदमी खा रहा है। लोन तेल लकड़ी, ऐसा कहा जाता था भैया लोन तेल लकड़ी का इंतजाम हो जाए, लकड़ी जलाने के लिए जिसपे खाना पकाएंगे, तेल थोड़ा सा चिकनाई लाने के लिए, सब्जी वगैरह बनाने के लिए, और लोन यानी नमक। भैया नमक पर तो ग्रंथ लिखे जाने चाहिए, और ग्रंथ लिखे गए। गांधी जी ये जान रहे हैं कि अंग्रेज जो है नमक पर से अपना नियंत्रण समाप्त नहीं करेंगे, नमक कर नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है और प्रत्येक जो है व्यक्ति देश में वो नमक पर कर दे रहा है, चुका रहा है। तो राजस्व की भारी हानि हो जाएगी अंग्रेजों को, और इस वजह से अंग्रेज पहले दिन से नमक कर की वसूली को लेकर बहुत सचेत है, बेहद सचेत है। कि नमक के लिए क्या किया है इन्होंने? एक हेज बना दी। हेज क्या होती? कटीली झाड़ी। एक कटीली झाड़ी, मतलब तुम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि नमक कर एक ऐसी चीज है
जिसके लिए अंग्रेज इतने सतर्क हैं कि एक पैसे का भी नमक कर हमारा उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि इसको बना दिया है एक कटीली झाड़ी, एक कटीली झाड़ी, पूरी झाड़ियों से एक हेज बना दी, दीवार बना दी गई है, ठीक है, एक दीवार जैसी। और ये दीवार क्या करती है, इसके बीच बीच में चुंगी है जहां से कर वसूला जाता है, तस्करी ना हो जाए नमक की, ये अंग्रेज ख्याल रखते हैं। तो गांधी जी जान रहे हैं कि बेटा नमक कर अंग्रेजों को प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा, इसलिए अंग्रेज मानेंगे नहीं। इसलिए फिर गांधी जी ने कहा तुम्हारी हमको नाभि पे हमला, नमक कर पे हमला। एक तरफ जनता जुटेगी और दूसरी तरफ तुमको खलेगा बहुत, इसलिए नमक पर ही आंदोलन करना जरूरी है। एक किताब है बड़ी जबरदस्त उसी समय की, उसका नाम है द ग्रेट हेज, और उसके लेखक हैं रॉय मैक्सहम, रॉय मैक्सहम, ठीक है। एक महान कटीली झाड़ी, वो नमक पर ही बात करती है, नमक कर पर बात करती है। तो गांधी जी का ये निर्णय जब नमक के लिए आया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यार ये गांधी जी समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े मुद्दे पड़े देश में, नमक समक पर बात कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी को जनता की नब्ज पता थी, तो गांधी जी ने जनता की नब्ज पे धर दिया हाथ, ठीक है। लिखो जरा, ठीक, वो स्लाइड तुमने लिखी ली है, हेडिंग डालो, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह या नमक को केंद्र बनाकर सत्याग्रह, क्वेश्चन मार्क लगा देना, नमक सत्याग्रह या नमक को केंद्र बनाकर सत्याग्रह, यही सवाल पूछ देंगे, ठीक है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, कि गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह में नमक कर को केंद्र बनाना रणनीति का प्रश्न था। कैसे लिखेंगे सर, ऐसे लिखेंगे, लिखो, पहला पॉइंट लिखो, नमक प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक परिवार की जरूरत होती है, जरूरत होती है। प्रत्येक परिवार अंग्रेजों को नमक कर चुकाता है, नमक कर चुकाता है, और विराम। अतः नमक कर किसी भी अन्य कर की तुलना में पूरी की पूरी जनसंख्या को चुकाना पड़ता है, हाउस होल्ड है ना, पूरी की पूरी जनसंख्या को चुकाना पड़ता है। इसलिए गांधी जी ने नमक कर को चुनौती देकर नमक कर को चुनौती देकर प्रत्येक भारतीय को आंदोलन के साथ जोड़ने की रणनीति बनाई। अगला पॉइंट, अंग्रेज नमक कर की वसूली, अंग्रेज नमक कर की वसूली के मामले में बहुत अधिक सख्ती बरतते थे, नमक कर के मामले में बहुत अधिक सख्ती बरतते थे। नमक की तस्करी रोकने के लिए, नमक की तस्करी रोकने के लिए उन्होंने भारत के दोनों समुद्र तटों, क्योंकि नमक कहां बनेगा, समुद्र किनारे ना, भारत के दोनों समुद्र तटों को एक कटीली झाड़ी से विभाजित कर दिया था। यह एक प्रकार की कटीली दीवार थी, कटीली दीवार थी जो सड़क परिवहन एवं नौ परिवहन, सड़क परिवहन एवं नौ परिवहन मार्गों पर चुंगी चौकियां बनाकर, पता चला यहां से इसको, यहां पे चुंगी चौकी है, ठीक है, तो चुंगी चौकी यहां पर है, यहां से निकलेंगे तो यहां पे टैक्स देकर के ही जाए, तस्करी ना हो जाए, है ना। चुंगी चौकियों के माध्यम से कर वसूली सुनिश्चित करती थी। नमक कर चूंकि प्रत्येक परिवार को चुकाना होता था, मतलब खरीद रहा है ना जाकर के, तो टैक्स दे ही रहा है, प्रत्येक परिवार को चुकाना होता था, इसलिए अंग्रेज नमक कर की हानि बर्दाश्त नहीं करते थे। तो समझ में आ गया ना कि नमक को कहे चुना, तो नमक को जब गांधी जी ने चुना तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यार पता नहीं बाबा क्या क्या किया करते हैं, लेकिन बाबा खेल कर रहे थे तगड़ा वाला, ठीक है। तो अब हम लोग कल की क्लास में बढ़ेंगे आगे और चल देंगे डांडी मार्च पर, नमक का
कानून तोड़ने के लिए, ठीक है। तो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। 1 बजे कुछ बच्चों की क्लास होती है जो ऑप्शनल की क्लास है, 2 घंटे का हमारा शेड्यूल टाइम भी है। तो चलो आज शेड्यूल टाइम पर हम लोग इसको खत्म करते हैं, कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। ये तुम लोगों ने नहीं बनाया हो तो इसको बना के तब जाओ। एक नक्शा जैसा बन जाएगा तो अच्छा ही लगेगा तुमको। हो गया ये, कर डाला है तो अब चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल। ओके, बाय बाय।